अच्छा सर, अब की क्लास में एक और सवाल कर लेते हैं जो कि आपको डिटेल कवरेज देगा, जिसके अंदर हमने वैल्यू इन यूज़ निकालनी है, उसने दी हुई नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई एसपी लिमिटेड हैज़ अ प्लांट इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,50,000। यानी आपको प्लांट की कैरिंग अमाउंट गिवन है 4,50,000 रुपये की, जो कि हमें निकालने की नीड नहीं है। The plant is used to manufacture the company's best selling product range, but the entry of a new competitor to the market has severely affected the sales। यानी अभी तक मैंने आपको एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर सिखाया था, प्लीज सुनिएगा। इम्पेयरमेंट इंडिकेटर, मैंने आपको इम्पेयरमेंट इंडिकेटर सिखाया था, यानी कब आपको पता लगेगा कि आपका एसेट इम्पेयर हो चुका है, यानी वैल्यू में डिक्लाइन आ चुका है, अपार्ट फ्रॉम इट्स यूजेज। यूजेज के अलावा, यूज करने के अलावा फिर भी वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, तो एक तो था डैमेज हो जाना, सही है जी। दूसरा आज सिखा रहा हूं कि वो क्या है भाई, एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर। सर न्यू कॉम्पिटिटर के आने से मेरा एसेट कैसे इंपेयर होगा? भाई लॉजिकल बात है कि जब नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाएगा तो वो जाहिर सी बात है जगह बनाएगा, और उसने अगर आपसे ज़्यादा जगह बना ली तो आपके फ्यूचर के आने वाले कैश इनफ्लोज फ्रॉम दैट एसेट रिड्यूस हो जाएंगे। तो जब फ्यूचर की कमाई आपकी रिड्यूस हो जाएगी तो अपेरेंटली आपकी इस एसेट से आने वाली रिकवरी भी कम हो जाएगी। और तीसरी चीज भी आपको सिखाऊं तो वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी जो एसेट की आप बात कर रहे हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी आपने जो खरीदी हुई है उसका एक एडवांस वर्जन मार्केट में आ गया है, तो टेक्निकली आपके एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइनिंग पे चली जाएगी। अगेन ये भी एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है। अब लेट से मैं आपको ये बताऊं कि कुछ कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है पूरा, पर वो कोल से चलता है, कोल से, कोयले से। अब क्या किया लोगों ने कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी लगा दी और विंड पावर से जनरेट करना शुरू कर दिया, उसमें कोयले की जरूरत ही नहीं है। तो जब दुनिया इसकी तरफ शिफ्ट होने लगी तो फिर पता लगा कि यार जो कोल बेस्ड प्लांट है उसकी वैल्यू नीचे आ रही है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आपके प्लांट की वैल्यू डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चली गई। तो ये सारे इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि हो सकता है देख लो आपका कहीं एसिड इम्पेयर्ड तो नहीं है। तो इस केस के अंदर जो मैं आपको सिखा रहा हूं या दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर देखें वो क्या क्या रहा है, बट द एंट्री ऑफ अ न्यू कॉम्पिटिटर टू द मार्केट हैज सिवियरली अफेक्टेड द सेल। यानी हमारी सेल सिवियरली अफेक्ट हो गई है। मतलब इसका मतलब यह है कि मैं जो एसेट रख के बैठा हुआ हूं अब वो मुझे रिकवर करके नहीं देगा। तो चलो रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी, बट अगेन यू नीड टू लुक एट द मार्केट वैल्यू ऑल्सो, ताकि आप रिकवरेबल अमाउंट देखें क्या है। क्योंकि देखो रिकवरेबल अमाउंट तो हायर ऑफ होती है ना, या तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। बट अगेन कॉम्पिटिटर के आने से आपकी सेल्स का इफेक्ट होना, आपके फ्यूचर के इन्फ्लोज का कम हो जाना टेक्निकली सजेस्ट कर रहा है कि आपकी फ्यूचर की रिकवरी जब कम हो जाएगी तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट आज की टर्म्स में इन्फ्लेशन को हटा के भी कम हो जाएगी। तो कह रहा है जरा चेक कर लो कहीं एसेट आपका इम्पेयर्ड तो नहीं है, वो भी यूज करने के बाद, वो भी यूज करने के बाद। तो आए देखते हैं, यहां पे हमने लिखा कि हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट या प्लांट जो दी गई है वो कितनी है बच्चों, वो दी गई है हमें 4,50,000। वो हमने ये रख ली भाई, ये आ गई। अच्छा अब व्हाट वी नीड टू डू, कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा रिकवरेबल अमाउंट हमें चाहिए होती है वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा वो नीचे लिख के देता है एज अ रिजल्ट द कंपनी बिलीव्स दैट द फ्यूचर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, क्योंकि अगले 4 सालों का डेटा दिया हुआ है, विल बी 1,90,000, 80,000 और 70,000। अच्छा ये कैसे निकाला होगा, जब प्लांट की प्रोडक्शन होती होगी तो हम देखते होंगे इतनी बजटेड क्वांटिटी अगले साल बेच पाऊंगा, इतने पे बेच पाऊंगा, तो वो सारे इनफ्लोज रख के उसमें खर्चे माइनस करके नेट कमाई बता रहा है इस प्लांट से आने वाली, नेट कमाई बता रहा है इस प्लांट से आने वाली। तो हमने कहा ये आ गया हमारे पास, पहला कितना था 1,00,000, सही है जी। हमने कहा 90,000, 80,000 और हमने कहा सर 70,000।
ये हमने कहा कि भाई ये आ गया हमारे पास ईयर 1। अच्छा, ईयर 1 का मतलब है इस साल के आगे, इस साल के आगे, क्योंकि एसेट की टोटल लाइफ 4 साल बचती हुई दिखती है इसमें। आपने कहा ईयर 2, आपने कहा ईयर 3 और आपने कहा ईयर सर 4। हमने कहा सर ऊपर जाके देखते हैं, द एसेट विल देन बी सोल्ड फॉर ₹30,000। फिर हमने कहा कि भाई क्योंकि आप पूरे एसेट की लाइफ टाइम के कैश फ्लोज देख रहे हैं, तो आपने कहा ये बिकेगा, रेजिडुअल वैल्यू इसकी होगी उस वक्त 30,000 रुपए की। सही जी। विल देन बी सोल्ड, विल देन बी सोल्ड का मतलब क्या, चौथे साल के आखिर में। तो आपने कहा ये आ गए आपके टोटल कैश इनफ्लोस, यानी टोटल नेट कैश इनफ्लोस, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस सब माइनस हुए होंगे। अभी ऐसा भी सवाल करेंगे जिसमें एक्सपेंसेस हमें माइनस करने होंगे। अच्छा भाई ये हो गया, पर सर ये तो फ्यूचर वैल्यू है ना, मुझे तो यहां पे वैल्यू चाहिए ईयर एंड के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ उसके अगले साल के आखिर तक मैं इतने कमाऊंगा। तो मैं इसको पीछे ले आऊँ, सर डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है, एंड ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट। चलो खैर ये तो आपकी फेयर वैल्यू है। इंटरेस्ट रेट है, सही है जी, 10% को लिखता है। मार्केट चेंजेस इंडिकेट दैट एसेट में बी इम्पेयर्ड। वही वाली बात है कि भाई हमने यही कहा ना कि इंडिकेटर है ना, कि लगता है कि ये एसेट इम्पेयर्ड है, बट यू नीड टू लुक एट वेदर योर एसेट इज इम्पेयर्ड और नॉट। तो हमने कहा कि सर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.1 की पावर 1 से, फिर इसको डिवाइड कर दूं 1.1 की पावर 2 से, फिर इसको डिवाइड कर दूं 1.1 की पावर 3 से और इसको 4 से। हमने कहा जब ये सारी चीज़ें हमने की तो मैं इसका जब सम करूंगा तो ये आ गई मेरी वैल्यू इन यूज़। ये वैल्यू इन यूज़ आपकी कह रही है कि भाई मैं टोटलिटी में इस एसेट से इतने कमा सकता हूं अगर मैं इसको यूज़ करूं। सही है जी, ये आ गई वैल्यू इन यूज़। अच्छा भी, अब हमने कहा कि अगर मैं इसको दस्ती बेचने जाता हूं तो मार्केट में ये कितने का बिकेगा। आपने कहा 3,40,000 रुपये का, बट कंपनी को इसको बेचने के लिए इस पर खर्चा करना पड़ेगा, यानी लेके जाने के लिए 15,000 रुपये का। तो आपने कहा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको दी हुई है 3,40,000, आई होप 340 ही है, हाँ जी, इसमें से हमने माइनस कर दी है 15,000। अच्छा अब मैं आपको बात बोलूं, मुझे ये बात तो पता लग गई थी, प्लीज़ सुनिएगा, मुझे ये बात तो पता लग गई थी कि मेरी सेल्स जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, जिसने अंदेशा दिया कि एसेट की रिकवरी बाबू कम हो चुकी है। तो आपने क्या कहा, सबसे पहले आपने क्या कहा कि भैया वैल्यू इन यूज़ निकाल लें। आपने सारे कैश फ्लोज रखे जो आप इस एसेट से एक्सपेक्टेड इसके लाइफ टाइम कमा सकते हैं। आपने उसमें से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटाया तो आज की वैल्यू आ गई कमाई वाइज आज की, क्योंकि बाकी तो इंक्रीमेंटल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है ना। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को हटा के देखो तो नेट कमाई आज की मद में इतनी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कमाई तो है बट इस कमाई के अंदर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी है। तो जब इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को हटाया तो आज के टर्म्स में 293,696 कमाऊंगा ओवरऑल इस एसेट से, आज के टर्म्स में इन्फ्लेशन को हटा के। पर इफ आई लुक एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं इसको मार्केट में बेच के 3,25,000 रुपए कमा सकता हूं। तो मैं ये कहूंगा कि सर दिस इज हायर, दिस इज हायर। मैंने कहा सर ये हायर है मेरे लिए, तो जब ये हायर है तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया, तो मैंने कहा कि सर अब एसेट मेरा इम्पेयर्ड तो है बट मेरी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो मैं कितनी रख दूं, सर ये रख दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम देखो मैं यूज भी कर रहा हूं तो यूज से तो कमा रहा हूं, पर मैक्सिमम इतने पे बिक सकता है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी 3,25,000 है। तो सर मेरी इम्पेयरमेंट कितनी बुक हो गई, सर मेरी इम्पेयरमेंट बुक हो गई 3,25,000 में से माइनस कर दो ये 450, तो आपके पास आ गया ये इम्पेयरमेंट लॉस। तो सर ये एक तरीका था। अब अगली क्लास में अगले सवालात करते हैं जिसमें हम वैल्यू इन यूज़ की प्रॉपर कैलकुलेशंस को सीखेंगे। जज़ाकल्लाह।